नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। कल मैथ्स का अपन देखे थे, है ना। अमीन पटवारी का सेट चल रहा है, तो देखो ये आपके एग्जाम तक सेट मिलते रहेगा, ठीक है। लेकिन आपको और अच्छे से डिटेल पढ़ना है तो हमारे द्वारा कोर्स भी लाया गया है, कोर्स भी वहां से जा करके देख सकते हैं। और सेल्फ एनालिसिस के लिए टेस्ट लगाना जरूरी है, तो आप क्या करोगे, वहां से टेस्ट भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। उसमें क्या है, अच्छे लेवल के और क्वेश्चन रहेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको कोर्स में मिलेंगे। अब देखो, कल अपन कहां तक देखे थे, मैथ्स वाला देख लिए थे 15 क्वेश्चन तक, ठीक है। आज जीएस वाला सेक्शन देखेंगे। जीएस अभी देखो नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं हुआ है कितने पोस्ट हैं, है ना। ये बस बताया गया है कि 7 दिसंबर को उसका पेपर है। तो जब पहले से वो बता चुका है कि इस डेट को पेपर है, जैसे प्रयोगशाला परिचारक का था, आबकारी का था, सिलेबस तो डिक्लेयर नहीं किया था लेकिन एग्जाम डेट बता दिया था। तो यहाँ पे भी एग्जाम डेट बता दिया गया है, लेकिन अभी तक उसका सिलेबस नहीं बताया गया है। लेकिन पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को देख करके उसके आधार पे आकलन करके आपको सिलेबस बताया जा रहा है। उसमें से नंबर जो है वो आगे पीछे हो सकते हैं, चेंजेस हो सकते हैं। कोई 15 नंबर का क्वेश्चन है ना, सेक्शन है, वो 5 नंबर का कर सकता है। अब पैटर्न तो 150 वाला नहीं रहा है, 100 वाला क्वेश्चन का रह रहा है, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन के आधार पे वो सिलेबस को डिवाइड करेगा, लेकिन सब्जेक्ट वही रहेंगे लगभग। इसीलिए आप प्रैक्टिस क्या करो, जो मैथ्स है उसको देखो, जीएस सेक्शन है उसको देखो, है ना, हिंदी है, इंग्लिश है, इन सारे सेक्शन को देखते जाओ। अपन 50-50 क्वेश्चन का एक सेट भी कर रहे हैं, तो वहां पे भी अपने को यही सब देखने को मिलेगा। तो कल अपन मैथ्स वाला सेक्शन देख लिए थे, आज जीएस वाला सेक्शन देखेंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित में से साहित्य में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग करने वाले कौन थे। तो छत्तीसगढ़ के नाम का प्रयोग बहुत सारे लोगों ने किया था। कौन कौन किए थे भाई, तो सबसे पहले देखो, पहला व्यक्ति दलपत राव, है ना, दलपत राव जी ने किया था, ठीक है। दलपत राव ने किया था, क्लियर। इसका डेट भी आपको देखने को मिलता है दलपत राव का 1494 के आसपास, 1494। दूसरा देखो, दलपत राव ने तो किया, उसके बाद जो ब्रिटिशर्स भी आए, है ना, उन ब्रिटिशर्स के द्वारा भी किया गया था। उसके बाद एक साहित्यकार भी आए थे, गोपाल मिश्र, है ना, जिन्होंने खूब तमाशा नामक अपनी कृति में क्या किया था, छत्तीसगढ़ के नाम का उल्लेख किया था। किन्होंने किया था, गोपाल मिश्र ने, गोपाल मिश्र ने। कब किया भाई, 1746 में। किसमें किया था, खूब तमाशा में, ठीक है, गोपाल मिश्र ने। फिर किन्होंने किया था, मिस्टर जेटी ब्लंट ने किया था, जेटी ब्लंट ने किया था। कब किया था, 1895 के आसपास जेटी ब्लंट ने किया, ठीक है। किसमें किया था, बिलासपुर गजेटियर में, बिलासपुर गजेटियर में 1895 96 95 में किया था, है ना। बिलासपुर गजेटियर में 1795 में किया था, ये 1895 है क्या, थोड़ा सा इसको देख लेना, है ना। 1795 में किया था जेटी ब्लंट ने। चौथा नंबर पे याद रखना, लास्ट बाबू रेवा राम ने विक्रम विलास में किया था, बाबू रेवा राम ने अपने कृति विक्रम विलास में किया था, विक्रम विलास में, ठीक है। किसमें, विक्रम विलास में किया था 1896 के आसपास, 1896, ठीक है। ये देखो 1795 है, जस्ट एक साल के बाद याद रखना 96, लेकिन यहाँ पे 17 को 18, है ना, 17वीं शताब्दी से ये चला गया 18वीं शताब्दी, ठीक है। तो जेटी ब्लंट, जे टी ब्लंट, देखो ये कितने लेटर कार है, 5 लेटर कार है, 5 से याद रखना 1795, और ये एक ज्यादा हो जाएगा 1896। कौन, रेवाराम विक्रम विलास।
तो इस सीक्वेंस या इस डेट के आधार पे क्या बोला जा सकता है? सबसे पहले देखो किसने किया था? दलपत राव ने 1494 में किया था, गोपाल मिश्र 1746 में, जेटी ब्लंट 95 में 1700, है ना, और रेवाराम ने 1896 में। तो डेट के आधार पे कौन पहले कर रहा है देखो, तो पहला दलपत राव दिख रहा है क्या? ये दलपत राव जी 1494 में सबसे पहला छत्तीसगढ़ के नाम का प्रयोग किया था। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के नाम का पहला प्रयोग करने वाले साहित्यकार कौन थे? तो कौन है? कवि दलपत राव, या इनको दलपत देव भी बोला जाता है। ठीक है, क्लियर? दलपत राव। ऑप्शन नंबर बी सही है क्या? इतना सब चीज जानना जरूरी है क्या? हाँ जानना जरूरी है भाई। आज ये पूछा है, कल के डेट में ये भी पूछ सकता है। देखो इसमें से ये गोपाल मिश्र वाला आ चुका है ना, तो और भी यहां से जो फैक्ट हैं उसको आपको जानना जरूरी है। एक ही फैक्ट के आधार पर सीधा एमसीक्यू लगा करके आप आगे बढ़ जाओगे, मतलब नहीं निकलने वाला है ना। तो जितने भी फैक्ट दिए जा रहे हैं उन फैक्ट को अच्छे से ध्यान से समझना। क्लियर? समझ में आया? तो पहला डेट किसका दिख रहा है? दलपत राव का दिख रहा है। दूसरा देखो, छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक किसको माना जाता है? तो पत्रकारिता के जनक आपको जानते हो, है ना, मालूम भी होगा कौन? माधवराव सप्रे के द्वारा, माधवराव सप्रे जी को। क्यों कहा जाता है इनको पत्रकारिता का जनक? है ना, रामाराव चिंचोलकर भी नाम दिख रहा है, माखनलाल चतुर्वेदी भी दिख रहा है ना। ये 1912 के आसपास, 21 के आसपास फिर ये आएंगे, है ना, शनिचरी बाजार में क्या करेंगे। तो इनका छत्तीसगढ़ के इतिहास में बहुत अच्छी भूमिका है, उसके बारे में चर्चा नहीं करते। अभी क्या बात कर रहे हैं अपन? पत्रकारिता के जनक के बारे में। तो पत्रकारिता का जनक क्यों बोला जाता है? तो इन्होंने सबसे पहले एक पत्रिका निकाला था, कौन सा? छत्तीसगढ़ मित्र का। क्या निकाला था? छत्तीसगढ़ मित्र। सीधा ये क्वेश्चन करोगे आगे बढ़ जाओगे, है ना। ये मेथड गलत है। क्यों ये मेथड को फॉलो नहीं करने के लिए बोल रहा हूं? क्योंकि इससे सिर्फ आप एक ही फैक्ट या एक ही चीज के बारे में जान सकते हो, लेकिन जैसे यहां पे छत्तीसगढ़ मित्र आया तो इसके बारे में आपको और भी सारी जानकारी रखनी पड़ेगी। ठीक है, एक पेपर में क्या क्वेश्चन आया था वो देखना, अभी डील करूंगा मैं। ठीक है, तो ये कहीं पे ऐसा फैक्ट पढ़े भी नहीं होंगे, किसी बुक में मिलेगा भी नहीं। ग्रंथ एकेडमी है ना, वहां से देखने को मिलेगा एक दो फैक्ट। ठीक, राम कुमार बिहार वाला जो छत्तीसगढ़ का इतिहास आता है उसमें भी ये देखने को मिलेगा। बाकी जो लोकल पब्लिकेशन है, मतलब छत्तीसगढ़ के अन्य पब्लिकेशन है, उनमें ये फैक्ट देखने को नहीं मिलेंगे। तो देखो छत्तीसगढ़ मित्र की, है ना, तो इसमें ये छत्तीसगढ़ मित्र किसके द्वारा निकाला गया जी? तो सबसे पहले याद रखना माधवराव सप्रे के द्वारा, माधवराव सप्रे जी के द्वारा। लेकिन इसमें सहयोगी कौन थे? तो सहयोगी याद रखना, सहयोगी कौन थे? रामाराव चिंचोलकर, रामाराव चिंचोलकर जी। ये तो सभी को पता है ना। लेकिन यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था इस पत्र में? ये इसकी प्रकृति कैसी है? तो इसकी प्रकृति याद रखना मासिक पत्रिका है ना, मासिक पत्रिका है। लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था? ये तीनों क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि इस पेपर में पृष्ठों की संख्या अधिकतम कितनी है? ठीक है, तो पृष्ठों की संख्या, जैसे आप जेल पत्रिका पढ़े होगे 18 पृष्ठ पढ़े होगे, है ना, वैसे ही सेम क्वेश्चन यहां पे पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ मित्र जो मासिक पत्रिका है उस पत्रिका में पृष्ठों की संख्या अधिकतम कितनी है? तो ये याद रखना 242 अधिकतम है ना। और मिनिमम कितना है? जब अधिकतम पूछा गया है तो कभी मिनिमम भी पूछ सकता है, तो मिनिमम पृष्ठों की संख्या कितनी है? 32 है। ठीक है, बच्चों को या विद्यार्थियों को यह पत्रिका कितने में दिया जाता था? तो विद्यार्थियों को 1.5 रुपया वार्षिक, 1.5 रुपया वार्षिक लिया जाता था। और जमींदारों से कितना लिया जाता था जी? जमींदारों से 5 रुपया वार्षिक, है ना। कितना? 5 रुपया वार्षिक लेते थे। ठीक, ये फैक्ट याद रखना जरूरी है क्या? हाँ याद रखना जरूरी है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है तो हो सकता है इस टाइप के प्रकृति के क्वेश्चन यहां से आएंगे ही आएंगे।
वो तो सबको पता है कि छत्तीसगढ़ मित्र माधवराव सप्रे जी के द्वारा, रामाराव सिंचोलकर के द्वारा मासिक पत्रिका पेंड्रा रोड बिलासपुर से, है ना, पेंड्रा रोड बिलासपुर से। ये फैक्ट तो आप लोग जानते हो, है ना, शुरू से पढ़ते आ रहे हो। लेकिन अब क्वेश्चन की प्रकृति ऐसे ना पूछ करके इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, तो थोड़ा इसको डील से समझने की कोशिश करना आप लोग, है ना। पत्रकारिता के जनक से माधवराव सप्रे को पढ़ करके यहां से आगे बढ़ जाओगे, फायदा नहीं मिलने वाला है। वैसे में हजारों लोग एमसीक्यू करते हैं, तो आपके और उनके में क्या डिफरेंस रह गया, है ना, क्वेश्चन में क्या एज रह गया आप लोग का। तो एक्स्ट्रा नॉलेज उसके बारे में आप लोग को रखना जरूरी है, ठीक है मेरे योद्धाओं, प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये सब समझना जरूरी है, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। 18 नंबर के क्वेश्चन देखो, छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा जिला वृष्टि छाया वाला प्रदेश के अंतर्गत आता है। वृष्टि छाया वाला क्वेश्चन हर सेट में, जो भी व्यापम यहाँ पे पेपर ले रहे हैं, हर एक पेपर में ये वृष्टि छाया वाला क्वेश्चन आ ही रहा है, ठीक है। क्यों ये वृष्टि छाया वाला क्वेश्चन इतना आ रहा है भाई, इसी वृष्टि छाया वाले से देखो 3-4 फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। एक कंफ्यूजन किसका, मैकल रेंज से लेकर के यहां से बनता है, इसीलिए बार बार वो क्वेश्चन को यहां पे घुमा रहा है, किसके कारण, मैकल रेंज के कारण, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा जिला वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। वृष्टि छाया ऐसे क्षेत्र को बोला जाता है, जैसे छत्तीसगढ़ का मैप देखोगे, है ना, एकदम शॉर्टकट बना दे रहा हूं मैं। तो यहां पे ये जो क्षेत्र है और ये क्षेत्र, यहां पे वर्षा का मात्रा जो है वो ज्यादा है, औसतन वर्षा ज्यादा है, किसकी तुलना में, जो छत्तीसगढ़ का मध्यवर्ती वाला भाग है उस जिलों में, ठीक है। और उसमें से किसके कारण, जहां पे मैकल श्रेणी का विस्तार है, मैकल श्रेणी का विस्तार इस क्षेत्र में, है ना। आपके राजनांदगांव वाले हिस्से से सीधे जाओगे, राजनांदगांव, कबीर धाम, है ना, बिलासपुर, मुंगेली, इधर वाले क्षेत्र में पिंडा लोरमी का पठार, है ना, वो इसी का हिस्सा है। तो इस वाले क्षेत्र में ये फैला हुआ है, ठीक। तो यहां पे देखना, इसके पश्चिमी क्षेत्र में कौन सा जिला है, कबीरधाम, कबीरधाम। यही क्वेश्चन आया था क्या प्रयोगशाला में, पूर्वी हिस्सा बोला था, वो स्टेटमेंट गलत है भाई। मैकल रेंज के पूर्वी हिस्सा में ये कबीरधाम स्थित नहीं है, मैकल रेंज के पश्चिमी भाग में कबीरधाम स्थित है, ठीक है। तो ये देखो, जब यहाँ पे पहाड़ है, अपना वर्षा, मतलब अपना वर्षा जो है, ये यहां से बारिश हो रही है, तो एक कबीर धाम वाले क्षेत्र में देखना, ये मैकल रेंज क्या करेगा, पूरा रोक देगा। तो यहाँ पे जो है कबीर धाम ऐसा वाला क्षेत्र में आता है जो वृष्टि छाया वाले प्रदेश के अंतर्गत माना जाएगा, ठीक है। तो कवर्धा या कबीर धाम, कवर्धा या कबीरधाम, इसका नाम परिवर्तन कब किया गया है ये भी पूछा जाएगा। तो नाम परिवर्तन याद रखना 2003 में किया गया है भाई, 2003 में 3 जिलों का नाम परिवर्तन किया गया है। एक तो कवर्धा को कबीरधाम किया गया, कवर्धा को कबीरधाम किया गया। दूसरा उत्तर बस्तर कांकेर और दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। तो ऑप्शन के आधार पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, वहां से कुछ एक्स्ट्रा चीजें जाननी पड़ेगी। क्लियर, समझ में आया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देखो, छत्तीसगढ़ में कृषि विकास संबंध में सत्य कथन क्या है। तो कृषि विकास के संबंध में देखो सत्य कथन क्या होगा, मतलब कुछ कुछ ये योजनाएं चलाएंगे, उन योजनाओं को यहां पे बताया गया है, ठीक है। उन योजनाओं को बताया गया है। योजनाओं में क्या है देखो, सबसे पहले राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के द्वारा विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, ठीक है। राज्य शासन द्वारा कृषि को उद्योग का दर्जा दिया गया है, कभी देता है क्या, नहीं भाई। कृषि में क्या क्या आता है, कृषि में पशुपालन, है ना, पशुपालन, और इसमें भी क्राइटेरिया बांटा गया है कुक्कुट का, है ना, मतलब बहुत सारे क्राइटेरिया आएंगे उसमें। मछली पालन, फसल,
इन वाले क्राइटेरिया में कृषि को बांटा गया है। कृषि, उसके बाद दूसरा सेक्टर कौन सा है, उद्योग, ठीक है, और तीसरा क्या है, सेवा क्षेत्र। कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र। अब देखो ये उद्योग का दर्जा दिया गया है क्या कृषि को, उद्योग तो अलग ही सेगमेंट है भाई। उद्योग में क्या आता है, निर्माण, विनिर्माण, है ना, निर्माण, विनिर्माण, निर्माण विनिर्माण, और क्या आएगा यहां पे, विद्युत गैस एवं जल आपूर्ति, विद्युत गैस एवं जल आपूर्ति, यहां पे लिख लेना जल आपूर्ति, ठीक है। ये सब किसके सेगमेंट में आते हैं, तो ये उद्योग के क्षेत्र में आते हैं। तो उद्योग पूरा अलग दिख रहा है, कृषि अलग दिख रहा है, तो ये ऑप्शन तो सीधा सीधा गलत दिख रहा है अपने को। राज्य के संपूर्ण कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है क्या, नहीं। आपका नारायणपुर जाओगे तो वहां पे कृषि की सुविधा उपलब्ध नहीं है उतनी, है ना, दंतेवाड़ा के क्षेत्र में नहीं है उतना, है ना। तो संपूर्ण कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है क्या, नहीं है भाई। राज्य द्वारा समस्त कृषि उत्पादकों को समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता है, समस्त को खरीदा जाता है क्या, नहीं, ठीक है। समर्थन मूल्य किसको बोला जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी, ठीक है। एमएसपी के द्वारा सब चीज को खरीदा जाता है क्या, नहीं खरीदा जाता, है ना। तो यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया दिए हुए हैं, और अभी जो वनोत्पाद हैं, वनोपज हैं, उनको भी खरीदा जा रहा है, ठीक है। लेकिन संपूर्ण उत्पादकों को, जितने भी प्रोडक्ट यहाँ पे हैं, उनको एमएसपी के द्वारा नहीं खरीदा जाता है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा, कृषि उद्योग विकास निगम के द्वारा विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाता है। जितने भी कृषि संबंधी योजना है, उन योजनाओं का संचालन कौन करेगा, कृषि उद्योग विकास निगम के द्वारा किया जाएगा, ठीक है, क्लियर। अगला देखो 20 नंबर का क्वेश्चन, सीता नदी वन्य अभ्यारण्य में खालिस्तान जलाशय उपस्थित है ना, या स्थित है। सीता नदी कहां पे है, धमतरी में, ठीक है, धमतरी में। तो धमतरी में यहां से देखो कौन कौन सा निकलेगा भाई, अर्जुनी डैम, ये कहां पे है, करिया धुरवा, करिया धुरवा, ये भी कहां पे है, महासमुंद में डैम बनाया गया है। कोडार डैम, शहीद वीर नारायण सिंह 1981, है ना, ये कहां पे है, महासमुंद में है ये भी। क्योझर, ये तो यहां पे नहीं है। तो ये तीनों का तीनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सीता नदी वन्य अभ्यारण्य ये सोंढूर नदी या सोंढूर के आसपास में, देखो यहां पे क्या होगा, सही होगा। तो सीता नदी वन्य अभ्यारण्य में सोंढूर जलाशय स्थित होगा, धमतरी में उपस्थित होने के कारण, है ना, क्लियर। अब देखो हसदेव बांगो जल विद्युत परियोजना की कुल क्षमता कितनी है, तो हसदेव बांगो जल विद्युत परियोजना, याद रखना सबसे पहले तो ये जल विद्युत परियोजना किस टाइप की है, तो इसकी प्रकृति याद रखना, प्रकृति, प्रकृति कैसी है भाई, बहुउद्देशीय, बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना, इसको याद रखना। अब ये बहुउद्देशीय परियोजना क्या है भाई, बहुउद्देशीय कहने का क्या मतलब है, बहुत सारे उद्देश्य जो है उसकी आपूर्ति एक ही सेगमेंट से होगी। मतलब यहां से सिंचाई भी किया जाएगा, सिंचाई भी किया जाएगा, पेयजल के रूप में उपयोग किया जाएगा, ठीक है। ये सब मेंस में आपको ऐसे बताने पड़ते हैं, है ना, कुछ एरो डायग्राम के द्वारा भी आप क्या करोगे, बताओगे। अभी मेंस का हम लोग का क्लास भी नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें आपको मैं और बताऊंगा कि कैसे एक फैक्ट से लेकर के आप 4-5 चीजें उसकी प्रकृति को बता सकते हो। सिंचाई, पेयजल, है ना। दूसरा क्या कर सकते हैं इसी बहुउद्देशीय में, पर्यटन के क्षेत्र में भी यूज कर सकते हैं, है ना, और विद्युत का उत्पादन भी कर सकते हैं, विद्युत उत्पादन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 4-5 चीजें एक ही परियोजना से अगर पूरी हो तो वो परियोजना क्या कहलाती है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहलाती है, ठीक है। तो यहां से सिंचाई भी किया जाता है कोरबा नगर निगम को,
पेयजल की आपूर्ति की जाती है ना, कोरबा नगर निगम। पर्यटन के क्षेत्र में घूमने फिरने वाला भी है, और विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है। विद्युत का उत्पादन कितना? 120 मेगावाट। 120 मेगावाट मतलब 40 मेगावाट के 3 यूनिट यहाँ पे खोले जाएंगे, है ना। 4 तिया 12 120 हो जाएगा, तो 3 यूनिट बनाए गए हैं, 40 मेगावाट का बिजली वहां से उत्पादित होता है। ठीक है, तो ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। अब इसके आधार पे देखो, हसदेव बांगो जल विद्युत परियोजना की कुल क्षमता कितनी है? तो 120 मेगावाट। दो ऑप्शन में है क्या? एक को 122 23 कर लो, है ना, तो कोई भी एक आंसर ले लेना। 120 मेगावाट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है, उसको सुधार लेना, है ना जी। 120 मेगावाट समझ में आ गया ये हसदेव बांगो जल विद्युत परियोजना का। अब अगला देखो, सूची 1 को सूची 2 से अपने को मिलाना है ना। लौह अयस्क की जो छत्तीसगढ़ में प्राप्ति है वो कहां कहां पे होता है? तो सबसे पहले देखो, लौह अयस्क उच्च किस्म का लौह अयस्क कहां मिलेगा? बैलाडीला। कहां पे मिलेगा? बैलाडीला। बैलाडीला के जस्ट ऊपर आओगे आप, है ना, तो वहां पे आपको छोटे डोंगर भी देखने को मिलेगा नारायणपुर में। क्या? छोटे डोंगर। नारायणपुर के जस्ट ऊपर आओगे कांकेर, तो कांकेर में चारामा, है ना, मेटा बोदली, हाहा लद्दी, चार गांव, यहां से सब क्या देखने को मिलेगा? लौह अयस्क की आपूर्ति देखने को मिलेगी। तो चार गांव नाम से आ रहे हैं क्या? लौह अयस्क देखो, चार गांव, मेटा बोदली, हाहा लद्दी, है ना, बैलाडीला, छोटे डोंगर, ये सब क्या है? कोयला क्षेत्र वाले, सॉरी, लौह अयस्क वाले क्षेत्र है। उसके बाद ऊपर जाओगे दल्ही राजहरा, वहां से भी मिलेगा। ठीक है, फिर देखो बाक्साइट। बाक्साइट कहां से मिलेगा? फुटका पहाड़ से। ये क्वेश्चन आया था क्या प्रयोगशाला परिचारक में, है ना। तो बाक्साइट की आपूर्ति कहां से? फुटका पहाड़ से होगा। क्लियर। हीरा देखो, पायली खंड, है ना, बहराडीही, कुसमी, इन सब क्षेत्र से क्या मिलेगा? हीरा प्राप्त होगा। ठीक है, पायली खंड देखो, ये सब कहां से मिलेगा? हीरा का। और टीन का याद रखना, गोविंदपाल, मुंडपाल, चीतलनार, यहां से क्या मिलेगा? टीन की प्राप्ति होती है। तो कौन सा ऑप्शन है? चीतलनार है क्या? गोविंदपाल, मुंडपाल और चीतलनार, यहां से किसकी प्राप्ति होगी? टीन की प्राप्ति होगी। पूरा मेंस में आपको ये लिखने के लिए आता है जी। सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा में ये पूरा लौह अयस्क जितना है, बॉक्साइट है, उसका क्षेत्र आपको लिखने के लिए आता है। ठीक है, क्लियर। तो इसको जितने डिटेल से आप पढ़ के रखोगे उतना आगे के एग्जाम के लिए आपका फायदा रहेगा। क्लियर। तो देखो यहां से आप ऑप्शन मैच करो। ए का क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है। बी का क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है। सी का क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है। और डी का क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है। 2 4 1 और 3 कहां पे है? 2 4 1 और 3, 2 4 1 और 3। ऑप्शन नंबर ए सही है क्या? 2 4 1 और 3 ये सही होगा क्या? ठीक है, 2 4 1 और 3 ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 23 नंबर का क्वेश्चन। किस विषय में राज्यपाल के लिए मुख्यमंत्री का परामर्श मानना आवश्यक है? किस विषय में राज्यपाल के लिए मुख्यमंत्री का परामर्श मानना आवश्यक है? ठीक है, देखो 3 4 कंडीशन रहते हैं जिसमें मुख्यमंत्री क्या कर सकता है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री क्या करेगा? राज्यपाल को परामर्श कर सकता है, लेकिन राज्यपाल के स्वविवेक के ऊपर है कि ये इसके परामर्श को मानेगा या नहीं मानेगा। ठीक है, तो ऐसा एक कंडीशन रहेगा, लेकिन एक ऐसा बाधित रहेगा जिसमें राज्यपाल के लिए मुख्यमंत्री का परामर्श मानना आवश्यक हो जाएगा। किस कंडीशन में हो जाएगा? जब मुख्यमंत्री क्या करेगा? अपने कैबिनेट का विस्तार करना चाहेगा, है ना, कैबिनेट का विस्तार करना चाहेगा, उस समय क्या किया जाएगा? वो अपने मंत्रियों को चुनेगा, है ना, मंत्रियों को चुनेगा। जैसे अपने यहां अभी 11 मंत्री हैं, होना तो चाहिए 13, एक क्या किया? एक है ना, एक जने क्या किए? यहां से त्याग करके वो लोकसभा से निर्वाचित हुए, है ना, सेंट्रल में गए, संसद में गए। तो अभी जो शिक्षा विभाग है वो मुख्यमंत्री जी के पास ही है ना। तो ऐसे करके अपने यहाँ 13 मंत्री क्या हो सकते हैं? अधिकतम हो सकते हैं। तो अभी वर्तमान में कितने मंत्री हैं? 11 मंत्री ही हैं। ठीक, अब देखो यहां पे क्या किया जाएगा? उन मंत्रियों के बीच विभाग का बंटवारा करना है और उसमें आकर के राज्यपाल हस्तक्षेप करेगा,
है ना, वो अपने पर्सनल एजेंडा से किसी मंत्री को बोलेगा कि ये विभाग इसको ही देना चाहिए, तो मुख्यमंत्री वहां से क्या करेंगे, परामर्श देंगे कि नहीं ये विभाग इनके लिए सुटेबल है, ये इनको ही दिया जाएगा। तब के कंडीशन में राज्यपाल को सिर्फ मानना पड़ेगा कि ये विभाग इसी मंत्री के लिए रिजर्व्ड किया है। इसी एक कंडीशन में उसके परामर्श को मानना पड़ेगा राज्यपाल जी को। किसके, जब मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, अपने मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर रहे हैं। तो जब विभागों का बंटवारा कर रहे हैं उस समय में राज्यपाल रोका टोकी नहीं कर सकते। उस समय में ही क्या किया जाएगा, राज्यपाल को ये परामर्श मानना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं होगा जिसमें राज्यपाल बाध्य हो कि वो किसी और विधायक को या किसी मंत्रियों के बात को मानना पड़े या किसी परामर्श को एक्सेप्ट करना पड़े। ठीक है, सिर्फ एक ही कंडीशन को छोड़ करके बाकी किसी भी कंडीशन में बाध्य नहीं होंगे। कौन सा एक कंडीशन होगा, जिसमें विभागों के बीच, मंत्रियों के मध्य विभागों का वितरण किया जाएगा, तो उसमें से जो परामर्श मुख्यमंत्री राज्यपाल को देंगे, राज्यपाल उसको मानने से इनकार नहीं कर सकते। तो किस विषय में राज्यपाल के लिए मुख्यमंत्री का परामर्श मानना आवश्यक है, तो वो याद रखना, विभागों के बीच वितरण को लेकर के। ठीक है, भारतीय संविधान की अनुसूची की धारा 20 में इस राज्य की कितनी जनजातियां सूचीबद्ध हैं भाई, तो 42 जनजातियां हैं, 141 उपजातियों में इसको विभाजित किया गया है। ठीक, तो ये किसके अंतर्गत है, धारा 20 के अंतर्गत है, 42 141। ठीक है, तो कहां पे है, देखो ऑप्शन नंबर डी 42। छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज में विवाह के निम्नलिखित प्रकार विद्यमान है। तो विवाह के कौन कौन से प्रकार यहां पे विद्यमान है जी, लमसेना विवाह, ठीक है, पोटा विवाह, बुधिया विवाह है क्या, नहीं, पेरुंग है क्या, नहीं, विनिमय विवाह, पायसोतुर विवाह, ये सब क्या होता है, इसको अपन ट्रिक से भी पूरा पढ़ाते हैं, है ना। पायसोतुर विवाह, ठीक है, और उतो विवाह, ठीक, पारिंग धन, ये सब जनजाति समाज में क्या होता है, विवाह का एक प्रकार होता है। लमसेना विवाह या इसको सेवा विवाह या चरघिया विवाह भी बोला जाता है। गौड़ जनजातियों में उसको क्या, चरघिया विवाह भी बोला जाता है। लमसेना में मतलब क्या बोलता है कि जो लड़का है वो अपने होने वाली वाइफ के घर जाता है और अपने ससुर को खुश करने की कोशिश करता है। कैसा करके, वहां पे जाकर के खेती बाड़ी करेगा या लमसेना विवाह करेगा। कौन सा पिक्चर देखे हो आप लोग बताओ, कमेंट करके इसका बताना, है ना। सोनू सूद उसका भैया रहता है भाई। ये वाला क्वेश्चन का आप लोग कमेंट करके आंसर बताना कि लमसेना विवाह का कौन सा, मतलब ये लमसेना विवाह का प्रकार है, एक फिल्म है इसके बेस्ड पे, ठीक है, तो उसको बताना क्या है वो। सोनू सूद उसका भैया रहेगा। पोटा विवाह, पोटा विवाह को गंधर्व विवाह भी बोला जाता है ना, एक दूसरे से पसंद करके जो शादी करते हैं भाई। तो ये कौन सा विद्यमान है बताओ, 1 और 2, लमसेना विवाह और पोटा विवाह। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 ये सही होगा। एक छोटी सी जानकारी देखो, है ना, अमीन पटवारी का कोर्स आपको और डिटेल से जानना है तो इसमें से क्या मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लास देखने को मिलेंगे, जो कैसे रहेंगे, अपडेटेड। कई लोग देखना जो पुराने लेक्चर रहते हैं उसी को कॉपी पेस्ट करके दे देते हैं, तो ये कॉपी पेस्ट वाला नहीं है भाई। अभी फ्रेश बैच चालू हुआ है, मतलब इसमें जो अभी के क्लासेस चल रहे हैं वो क्लासेस आपको मिलेंगे, रिकॉर्डेड होंगे, लाइव क्लास नहीं होंगे, है ना। नेटवर्क का बहुत ज्यादा इशू रहता है, कई बार ट्राई किए थे हम लोग लाइव क्लास के लिए भी, है ना। तो लाइव क्लास में एक परेशानी नेटवर्क का इशू रहता है ना, कई बार लाइट पावर स्विच ऑफ भी हो जाता है ना, तो इस कारण बहुत सारे डिस्टरबेंस होते हैं। तो ये क्लासेस आपको क्या मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे। किसके साथ, नोट्स मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा। इस पीडीएफ को क्या करोगे आप, जा करके किसी फोटोकॉपी दुकान में प्रिंट करके निकालना और अच्छे से एकदम गोधा आदि करके उसमें पढ़ना, चला देना एकदम, ठीक है। जिसका एकदम कापी पुस्तक एकदम साफ रहता है ना, वो बोधवा रहता है, एक चीज याद रखना, है ना। तो घोड़ा गाड़ी उसमें
कर दो भाई, ठीक है। पीडीएफ नोट्स निकाल लेना, वहां से पढ़ते रहना, ठीक है। ये और अधिक जानकारी के लिए आप क्या कर सकते हो, अपने संस्थान के दिए हुए नंबर में कॉल करना और यहां से कोर्स के बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते, ठीक है। क्लियर। तो एक छोटी सी जानकारी है, अविन पटवारी के लिए बैचेस लाए गए हैं, वहां से जाकर के आप एक्सेस ले सकते हैं या संस्थान के दिए हुए नंबर में कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। 26 नंबर का देखो क्वेश्चन, इस राज्य की सतनामी जाति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है। सतनामी जाति के द्वारा भाई तो पंथी नृत्य किया जाएगा। प्रमुख कौन होंगे यहाँ पे, देवदास बंजारे जी, देवदास बंजारे जी, है ना। और इसमें क्या किया जाता है, मांदर झांझ का प्रयोग किया जाएगा, ठीक। नर्तक कैसे करेंगे, कलाबाजी करेंगे, है ना। नर्तक कैसे करेंगे, कलाबाजी करेंगे, ठीक। तो ये चीज याद रखना। क्लियर। सतनामी जाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाएगा, तो पंथी लोक नृत्य किया जाता है। सुआ नृत्य के बारे में याद रखना, सुआ नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ठीक। चंदैनी गोंदा, चंदैनी और गोंदा, है ना, ये लोक नृत्य किया जाएगा, ठीक। इसमें क्या किया जाता है, चंदनी गोंदा के बहुत सारे कलाकार रहते हैं, वो कलाकार का नाम भी पूछा जाता है भाई, वो थोड़ा देख लेना। कर्मा नृत्य में करम सेनी देवी की पूजा की जाएगी, ठीक है। कौन सी जनजाति करती है, तो गोंड जनजाति, उराव जनजाति, है ना, ये सब जनजातियां क्या करती हैं, कर्मा नृत्य करती हैं, ठीक। लोरो घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है बताओ, तो लोरो घाटी फूलों के लिए प्रसिद्ध है भाई, किसके लिए प्रसिद्ध है, फूलों के लिए। महारानी वास्ता कौन से वंश से संबंधित है, तो महारानी वास्ता देखो कोई पेपर में आया है क्या, शायद आबकारी में आया होगा, याद नहीं आ रहा, लेकिन ये एक पेपर में आया है ये। महारानी वास्ता कौन से वंश से संबंधित है, ठीक है। तो महारानी वास्ता कौन से वंश से, पांडु वंश से संबंधित है। किनकी माता जी थी ये भाई बताओ, तो महाशिवगुप्त बाला अर्जुन की माता थी, है ना। महारानी वास्ता देवी ने और क्या किया, सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर, है ना, का निर्माण मतलब बनाया, वहां पे किसकी याद में बनाया, अपने पति हर्षगुप्त की स्मृति में बनाया, ठीक है। तो ये 4-5 चीजें याद रख लेना, है ना। किससे संबंधित है, पांडुवंश। और पांडुवंश का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है, तो इन्हीं के जो पुत्र होते हैं, है ना, महाशिवगुप्त बालार्जुन, जो बचपन से ही धनुर्विद्या में निपुण रहते हैं, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया है, बाला अर्जुन रखा गया है। तो ये सारी फैक्ट आपको यहाँ पे जाननी पड़ेगी। अब कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। टोटल कितना क्वेश्चन था, 50 क्वेश्चन था क्या, इतना जल्दी कैसे कंप्यूटर का चालू हो गया। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। गूगल और न्यूजीलैंड की एक कंपनी ने मिल करके, मतलब ये देखो, गूगल है, न्यूजीलैंड, ये दोनों मिले और एक ऐसी भाषा है जिसको डिकोड करने की कोशिश की। जैसे आप कैसे साउथ के तरफ चले जाते हो, तो वो लोग एक अलग ही भाषा में अपना तमिल तेलुगु बात करते रहते हैं। अभी रिसेंट में हम लोग घूमने गए थे विशाखापट्टनम, वहां पे ऐसा ऐसा लैंग्वेज वो लोग बोलते थे कि अपने से तो हेलीकॉप्टर वहां पे जो म्यूजियम है वैसे ही जा रहा था बात, है ना। आर के बीच में भी घूमने घूमने गए थे, तो वहां पे भी लोग आके अलग अलग तरीके से बात करते थे अपने लैंग्वेज में, क्या समझोगे, है ना। तो अब यहां से अगर अपन निकलते हो ज्यादा होशियार, 1.5 होशियारी हम लोग मारते, तो क्या करते, हम हो गए या छत्तीसगढ़ के 1-2 और टीचर हो गए, वो जाते और क्या करते, एक ऐसा लैंग्वेज डिकोड करते कि वो जो भी बोलते अपने को समझ में आ जाता है। अब यहाँ पे बेचारे ये न्यूजीलैंड वाले भी घूमने आए थे, ठीक है, आए और इन लोग का भी भाषा अपने लैंग्वेज में बात करते थे, वो लोग को कुछ समझ में नहीं आता था। तो क्या सोचे वो लोग, हमको ये लैंग्वेज जानना है, सीखना है ना। तो वो लोग क्या किए, एक ऐसा कोड बनाए, यूनिकोड फॉन्ट बनाए, जिसमें से ये गोंडी भाषा को समझ सके। छत्तीसगढ़ घूमने आए थे इधर न्यूजीलैंड वाले,
भाषा नहीं समझ पाए, तो गोंडी भाषा को समझने के लिए ये लोग क्या किए, एक यूनिकोड फॉन्ट बनाए, जिससे से क्या किया जाएगा, ये भाषा को डिकोड किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, गोंडी भाषा को समझने के लिए न्यूजीलैंड वाले और गूगल दोनों टाई अप किए और एक यूनिकोड फॉन्ट बनाए। भाई याद रखना इसको, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है किसी ना किसी एग्जाम में पूछ देगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट 30 नंबर का क्वेश्चन, नए थिएटर के संस्थापक इस राज्य के निम्नलिखित में से कौन से कलाकार थे? तो नया थिएटर, हिंदुस्तान थिएटर, है ना, आगरा का बाजार, ये सब रचना किसके द्वारा किया गया था? हबीब तनवीर के द्वारा किया गया था। ठीक, और इनको कुछ मिला था क्या, अवार्ड भी, है ना, तो 2002 में मिलेगा, 1983 में मिलेगा पद्मश्री, पद्म भूषण, है ना, श्री मिलेगा, पद्मश्री, पद्म भूषण, और पद्म विभूषण सिर्फ एक ही को मिला है छत्तीसगढ़ में, याद रखना, तीजन बाई जी को मिला है 2019 में पद्म विभूषण। ठीक है, पद्म विभूषण, उसके बाद एक रहता है रैंक, सीधा याद रखना, पद्म विभूषण के बाद भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, फिर उसके बाद रहता भारत रत्न। तो ये याद रखना भाई, ये सीक्वेंस को। ठीक है, तो हबीब तनवीर जी को नए थिएटर के संस्थापक के लिए दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त, सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इसको याद रखने का एक तरीका देखो, सुमेरियन सभ्यता के तो मिलते हैं, मिस्र के ही मिलते हैं, है ना, इसीलिए तो ये क्या बोलते हैं फिर, सिंधु घाटी के लोगों को मेलुहा बोलते हैं, है ना। रोमन सभ्यता से भी मिला जाता है, इजियन सभ्यता से नहीं मिला जाता। ठीक है, ये इजियन सभ्यता के साक्ष्य यहां से नहीं मिलते। सीधा सीधा याद रखना, सिंधु घाटी के सभ्यता को समझना इजी नहीं है भाई। क्या याद रखोगे, सिंधु घाटी की सभ्यता को समझना इजी नहीं है। तो सिंधु घाटी में, सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं, क्या प्राप्त नहीं हुए हैं, एजियन सभ्यता प्राप्त नहीं हुए हैं। तो सिंधु घाटी को समझना इजी नहीं है, ये याद रखना। इजी से क्या होगा, एजियन सभ्यता। 32 नंबर का देखो, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित है? चतुष्टय वेदोत्तर काल, वेद के उत्तर काल, है ना, एक था ऋग्वैदिक, एक था उत्तर वैदिक। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई, कि वेद के जो वेदोत्तर काल है, मतलब वेदों के बाद के काल में कौन से चतुष्टय यहां पे देखने को मिलते हैं? तो सब अपना क्या करेंगे, अपना जो ब्रह्मचर्य है 25-25 साल का, या जो भी है ना, वानप्रस्थ, ये सब क्या करेंगे, सन्यास, 25-25 साल का क्या करेंगे, 100 सालों को बांटेंगे। पहले लोग 100 साल जीते थे, अभी हम लोग 60 साल जिएंगे ज्यादा से ज्यादा। 60 साल में 30 साल तैयारी करते रहो, फिर 62 साल में रिटायर हो जाओ भाई, यही तो चलेगा जिंदगी, है ना। लेकिन पहले के जीवन में क्या करते थे, 25-25 साल 100 साल को डिवाइड करते थे। ठीक है, तो सबसे पहले वो कहाँ रहते थे, ब्रह्मचर्य, देखना गुरुकुल में पढ़ाई करते थे। ठीक है, क्लियर, 25 साल पहले। फिर गुरुकुल के बाद गृहस्थ जीवन में जाते थे, गृहस्थ जीवन में जाने के बाद फिर वो क्या करते थे, वानप्रस्थ, मतलब ठीक है, वन में रहते थे। फिर लास्ट में क्या करते थे, पूरे संसार के मोह माया को त्याग करके सन्यासी का जीवन ग्रहण करते थे, और अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग तरीके से निर्माण की प्राप्ति होती है, जैसे संलेखना, संधारा, है ना। इस विधि से क्या किया जाता था, अपना जीवन नष्ट किया, अपना जीवन नष्ट नहीं, अपना देह त्याग किया जाता था। पहले के लोग देह त्याग करते थे, है ना, सतयुग के लोग। अभी कलयुग है, तो कोई भी किसी भी टाइम निपट जाएगा, गारंटी नहीं है भाई, है ना। तो जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, है ना। चारवाक दर्शन यही बोलता है, जब तक जी रहे हो सुख से जियो और ऋण लेके घी पियो। ठीक, क्लियर, समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, 32 का सही हो जाएगा। नयनार कौन थे भाई, तो नयनार कौन से थे, शैव भक्त थे, शैव धर्म का इन्होंने प्रचार प्रसार किया था। ठीक है,
चलो थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, है ना, टाइम ज्यादा हो रहा है। 34 का देखो, कालिदास की साहित्यिक कृति क्या है, कौन सी है, इसमें से एक छोटा सा करेक्शन करना, कौन सी नहीं है याद रखना, ठीक है, इसमें कौन सी नहीं है ये थोड़ा याद रखना, ये करेक्ट कर लेना जी थोड़ा सा, है ना। कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो कौन सी नहीं है देखो, मेघदूतम, ऋतुसहारम, विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम, है ना, ये सब क्या है, इनकी कृति है, रचनाएं हैं। कौन सा नहीं है, विशाख दत्त मृक्ष कटिकम किसका है, विशाख दत्त का है। मुद्रा राक्षस, है ना, ये सब अलग। तो मृक्ष कटिकम नहीं है भाई, ये थोड़ा गलत है। ये तीनों का तीनों क्या है, कालिदास की साहित्यिक कृति है, याद रखना, ठीक है। देवी चंद्रगुप्तम देखो, देवी चंद्रगुप्तम किसका है, वो वाला पीडीएफ निकला क्या, पूछ तो। सीजीपीएससी टेस्ट वाला, हाँ चलो वो निकाल देना, है ना, नहीं बनाया अभी तक, चल ठीक। कहाँ थे, 34 नंबर का क्वेश्चन है ना, हो चुका था क्या। चलो एक बार देख लेते हैं ना। कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी है, तो कालिदास की साहित्यिक कृति ये तीनों है भाई। मृक्ष कटिकम किसका है, शूद्रक का है, किसका है, शूद्रक का। कौन सी नाटक है ये, तो शूद्रक से याद रखना, संस्कृत नाटक है ये एक प्रकार का, क्या है, संस्कृत नाटक है, ठीक है। मृक्ष कटिकम याद रखना, मृक्ष कटिकम किसका है, शूद्रक का है। इसके पहले विशाख दत्त बताए थे क्या, विशाख दत्त का देवी चंद्रगुप्तम, है ना, क्या है, देवी चंद्रगुप्तम। शूद्रक की रचना क्या है, मृक्ष कटिकम। कालिदास की रचना मेघदूत, ऋतुसहारम, रघुवंशम, है ना, विक्रमोर्वशीयम, ये सब क्या है, कालिदास की रचना है। शूद्रक का रचना क्या है, मृक्ष कटिकम का है। हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति, और विशाख दत्त का क्या है, देवी चंद्रगुप्तम, है ना। विशाख दत्त की रचना क्या है, देवी चंद्रगुप्तम है। क्लियर, ये समझ में आया इतना, ठीक। तो कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है, तो नहीं है से याद रखना, मृक्ष कटिकम। मृक्ष कटिकम किसका है भाई, शूद्रक का है। देवी चंद्रगुप्तम नाटक के लेखक कौन है, तो ये विशाख दत्त है, याद रखना। क्लियर, कौन है, विशाख दत्त है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो 36 नंबर का, संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। संविधान के तीसरे भाग, है ना, भाग 3 में 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। चलो बताओ, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ना, ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, मतलब जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो समझ में आ जाएगा उसको, ठीक है। 7 पहले थे, अब उसको घटा करके कितना, 6 मौलिक अधिकार कर दिया गया, ठीक है। तो संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख है क्या, हाँ बिल्कुल सही है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया है, क्या सही है ये, गलत है, बताओ। तो ये बिल्कुल सही है, क्यों सही है भाई, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया। फिर बाद में संविधान संशोधन, इसको अमेंड करके क्या किया गया है, 2 चीजों को और जोड़ा गया है। 2 चीजों को और जोड़ा गया है, कहने का क्या मतलब है, एक तो 42वें संविधान संशोधन से क्या किया गया, 42वें संविधान संशोधन से, संविधान संशोधन से 42वां संविधान संशोधन का भी 426 करके याद रखना, 426 मतलब 1976, और 44वां संविधान संशोधन होगा वो क्या हो जाएगा, 1978 हो जाएगा, है ना, 448। तो 42वें संविधान संशोधन में एक कमिटी बनाई गई, स्वर्ण सिंह कमिटी, उसके द्वारा ये किया गया, है ना। और 10 मौलिक कर्तव्यों को यहां पे बताया गया, 10 मौलिक कर्तव्य पूरा बताते जाऊंगा, टाइम हो जाएगा, है ना। उसमें से सब को कोड वाइज जमाना, और कोड के हिसाब से एक ट्रिक है जो अपन क्लास में बताते हैं, है ना, उस ट्रिक के आधार पे इसको जानना। यहाँ पे जैसे जी वाला है ना,
तो जी से क्या है, ग्रीन। ग्रीन मतलब क्या, पर्यावरण। पर्यावरण के प्रति हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये सब देखना। 10 क्या दिया गया है, मौलिक कर्तव्य दिया गया है, लेकिन है टोटल कितने, 11। तो 11वें संविधान संशोधन जो शिक्षा का है ना, बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा है, उसको 11वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। जो 11वें नंबर का है उसको 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य है, उसको 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, 10 जो है वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, 1 से लेकर के 10 तक को। और 11वें जो है उसको संविधान 11वें को 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये सब संविधान संशोधित करके बाद में जोड़ रहे हैं। मूल संविधान में किसी भी प्रकार का मौलिक कर्तव्य है क्या, तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया है। ये सही है भाई, मौलिक कर्तव्यों का किसी भी प्रकार से उल्लेख नहीं किया गया है। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों क्या है, सही है। तो 36 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। 37 देखो, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है। धन का जब भी केंद्रीकरण हो, यह सीधा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जाएगा। किसमें जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में 36 से 51 तक का उल्लेख है। और ये धन के केंद्रीकरण के बारे में बात करेगा, अनुच्छेद क्रमांक 29C बात करेगा। मेंस में अपन इसके बारे में पूरा डिटेल से चर्चा करते हैं, है ना। अभी जो मेंस का नया बैच चालू होने वाला है, उसमें अब क्या करूंगा मैं, जो 395 आर्टिकल हैं, उन सारे 395 आर्टिकल को तो आर्टिकल अनुच्छेद सहित ट्रिक के माध्यम से याद करवाऊंगा। साथ ही साथ अनुच्छेद 1 से लेकर के 395 तक के जितने भी प्रावधान हैं जो बेयर एक्ट में दिए गए हैं, लक्ष्मीकांत के कुछ फैक्ट हैं जहां से सीधे सीधे डायरेक्ट कॉपी पेस्ट आपके सीजीपीएससी प्री में क्वेश्चन आते हैं, उन सारे फैक्ट को मेंशन करके एक अच्छा सा नोट्स प्रिपेयर करवाऊंगा। उसके अलावा आपको वो नोट्स के अलावा कुछ और आपको सब्जेक्ट या बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे, आप लोग एमसीक्यू लगाओगे। ठीक है, तो उसमें प्रॉपर नोट्स अनुच्छेद क्रमांक 1 से लेकर के अपन क्या करेंगे, 395 तक जाएंगे, जिसमें से हर एक आर्टिकल के बारे में अच्छे से डिटेल से लिखवाऊंगा मैं। ठीक है, तो मेंस में डायरेक्ट सीधा सीधा छापना भाई, प्री में तो यहां से फैक्ट से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अब तो इसका पैटर्न भी ऐसे चेंज हो रहा है कि डायरेक्ट अनुच्छेद से क्वेश्चन उठा रहा है। कहीं भी पेपर उठा करके देखोगे सीधा अनुच्छेद आर्टिकल से क्वेश्चन दे रहा है। ठीक है, तो धन का केंद्रीकरण की बात किसमें करेगा, अनुच्छेद क्रमांक 39C। क्या बोलेगा ये 39C, तो ये बात करता है कि धन का सरकार क्या करेगी, सरकार धन का किसी भी प्रकार का ऐसा केंद्रीकरण नहीं करेगी जो नागरिकों के हितों के विरुद्ध हो। नागरिकों के हितों के विरुद्ध हो, है ना, हितों के पक्ष में ना हो या हितों के विरुद्ध हो, ऐसे धन का किसी भी प्रकार का केंद्रीकरण नहीं करेगी। किस अनुच्छेद के तहत, 39C के तहत ये बोला गया है। अब एक देखो समता का अधिकार, ये तो आपके मूल अधिकार में जाएगा, 12 से 35 वाले सेक्शन में जाएगा, तो ये तो बिल्कुल ऑप्शन में नहीं आएगा, है ना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51, और ये आर्टिकल धन का केंद्रीकरण किस में दिया गया है, 39C किस में आएगा, इसमें आएगा क्या, तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व बिल्कुल क्या होंगे, यहां से सही हो जाएंगे। यही हमारा क्या होगा, एप्रोप्रिएट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों, आगे बढ़े। 38 नंबर का देखो, भारत में म्यूचुअल फंड जो क्रिप्टो करेंसी है, मेंस में बकायदा इसमें लिखने के लिए आया है, क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत ट्रेंडिंग था, है ना। अभी टैरिफ के बारे में ज्यादा ट्रेंडिंग में है। ठीक, तो भारत में म्यूचुअल फंड जो है, जितने भी प्रकार के शेयर बाजार हैं, म्यूचुअल फंड है, उन सबको नियंत्रित करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है,
तो सेबी के द्वारा किया जाता है। 1978 में इसकी स्थापना होगी सेबी का, है ना। 89 में प्रतिभूतियों के बारे में और संशोधन आएगा, इसके बारे में इतना डिटेल मत जानो। सिर्फ ये क्या करेगा, म्यूचुअल फंड के बारे में जितने भी प्रकार के नियंत्रण है, शेयर बाजार के बारे में जितने भी प्रकार का यहाँ पे फर्जीवाड़ा होगा, चाहे किसी भी प्रकार का घपला होगा, घोटाला होगा, उन सब का जांच किसके द्वारा किया जाएगा, नियंत्रित किसके द्वारा किया जाएगा, सेबी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत किसे शामिल नहीं किया गया? तो बागवानी मतलब क्या है जी, सीधा सीधा जो उद्यान है ना, उद्यान है, नर्सरी है, बाल उद्यान है, बाल नर्सरी है, इन सब के बारे में क्या करेगा, ये राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत कार्यक्रम चलाएगा। जिस ऑप्शन में ये दिख रहा है वो सही होगा, जो नहीं है वो गलत हो जाएगा। सीधा सीधा देखो, हाईटेक नर्सरी, नर्सरी दिख रहा है भाई, लघु नर्सरी, नर्सरी ये भी दिख रहा है, नर्सरी व्यवस्था का उन्नयन करना ये भी सही है। तो तीनों में नर्सरी वाला चीज आ रहा है, उद्यान, नर्सरी, बाल उद्यान। तो ये फल का विकास फोमोलॉजी के बारे में नहीं बात करेगा। ठीक है, तो फल के विकास की चर्चा यहां पे नहीं किया जाएगा। हार्टिकल्चर में इसके बारे में अच्छे से बात किया जाता है। ठीक है, तो बागवानी मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत जितने भी नर्सरी हैं उन नर्सरी वाले व्यवस्था को किया गया है। बी, सी और डी ये सही है, किसमें से सही नहीं है, शामिल नहीं है पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए फल का विकास सही नहीं होगा। 40वां नंबर का देखो, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट। ये सीधा याद रखना आप लोग, कहां पे इसके बारे में खोला गया रिसर्च सेंटर, तो ये खोला गया है भाई हैदराबाद में। कब इसकी स्थापना की गई है हैदराबाद में? हैदराबाद मतलब अभी क्या तेलंगाना हो गया है क्या, है ना, तेलंगाना। ठीक, और ये कब किया गया है, यहाँ पे एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट की स्थापना कब किया गया है? तो 1976 याद रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको ध्यान से समझना जी। ठीक है, और जितने एकेडमी वाले हैं वो पूछा ही जाता है एकेडमी वाला क्वेश्चन। तो नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट कहां पे खोला गया है? हैदराबाद में। हैदराबाद कहां? तेलंगाना में। 1976 से खोला गया है। ठीक है, यहां वहां पे स्थित है, ये याद रखना। देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? तो देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है, याद रखना। तो किस प्राचीन लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है, याद रखना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी के विकास के लिए निर्देशों की चर्चा की गई? ऐसा देखो, एक क्वेश्चन में आपको कमेंट में आंसर भी बताने के लिए बताऊंगा, जिसको आप लोग को बताना भी है ना। इससे क्या होगा कि आप लोग क्लास को अटेंडेंस यहाँ पे अच्छे से दे रहे हो, मतलब ये सेट आपको करना जरूरी है भाई। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस आप एमसीक्यू का नहीं करोगे, जिस पैटर्न में आप एमसीक्यू वाला पैटर्न में आप एग्जाम दिला रहे हो, उस पैटर्न में आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्लियर? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी के विकास के निर्देशों की चर्चा की गई है? चलो इसको बता दे रहा हूं, है ना। एक दो क्वेश्चन दूंगा जो आप क्या करोगे, होमवर्क टाइप का, है ना, उसको कमेंट करके आप क्या करोगे, यहाँ पे आंसर बताना। इस क्वेश्चन को बता दे रहा हूं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी के विकास के लिए निर्देशों की चर्चा की गई है? निर्देश क्या क्या दिए हैं? ठीक है, तो ये अनुच्छेद क्रमांक 351 के तहत क्या देता है कि कोई भी हिंदी के विकास के दिशा निर्देश दिया गया, मतलब कोई भी संस्थान किसी भी माध्यम में क्या कर सकता है, पढ़ा सकता है, भाषा का विकास कर सकता है। ठीक है, और उसी के तहत 351 के तहत हिंदी के विकास के जो निर्देश हैं उसको दिए गए हैं। लिपि का अर्थ क्या होगा? कई लोग बोलेंगे लिपि का अर्थ लेखनी है, नहीं भाई, लेखनी नहीं होगा। वर्ण लिखने की कला होती है। कैसी होती है? कला। जो अपन देवनागरी लिपि लिखते हैं वो कैसा है, देखो आ लिख रहे हैं ना, तो ये अपन लिखने की कला है। अब ये लिख रहे हैं, इसी के आधार पे क्या करेंगे, उच्चारण करेंगे, है ना। तो लिखने की कला है या लिखने का ढंग या विचार ही क्या कहलाता है, लिखावट ही क्या कहलाएगा, लिखने का ढंग या लिखावट, लिखावट या लिखने की ढंग, ये क्या कहलाएगी, वर्ण लिखने की कला ही क्या कहलाएगी, लिपि कहलाएगी। तो लिपि का अर्थ क्या होगा, वर्ण लिखने की कला। मानकीकरण के 3 सोपान, ये देखो 3 बार एग्जाम में पूछ चुका है, इसको चलो बताओ तो कमेंट करके इसका आंसर बताना, है ना।
मानकीकरण के 3 सोपान कौन कौन से हैं ये बताना भाई। लॉजिकल है एकदम, है ना, जान भी लोगे, कई बार इसको छठवीं से पढ़ते आ रहे हो, एकदम कॉमन क्वेश्चन है। मानकीकरण के 3 सोपान कौन कौन से हैं इसको बताना आप लोग, ठीक है। क्लियर? 3 से 4 बार, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, इसको कमेंट करके बताओ। चलो 45 देखो, गल्फ शब्द हिंदी में किस भाषा से लिया गया है? तो गल्फ शब्द अंग्रेजी, एक में ऑप्शन नहीं है क्या, इस पंजाबी को काट देना, यहां पे लिखना अंग्रेजी, ठीक है। गल्फ शब्द हिंदी में किस भाषा से लिया गया है? तो गल्फ देखो ये कौन सी भाषा से लिया गया है? अंग्रेजी से लिखा गया है, अंग्रेजी से लिया गया है। गल्फ मतलब क्या होता है जी? खाड़ी, जो महासागर आप लोग जानते हो, है ना, खाड़ी, महासागर या समुद्र, उसी को क्या बोला जाता है? गल्फ बोला जाता है, ठीक है। खाड़ी, अब महासागर, है ना, इन सबको क्या बोला जाता है? गल्फ बोला जाता है। बे ऑफ बंगाल वो अलग है ना। तो ये याद रखना, गल्फ शब्द कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है अंग्रेजी से। इसको थोड़ा सुधार लेना, किसी एक ऑप्शन में अंग्रेजी डाल देना, अंग्रेजी नहीं लिखा हुआ है ना। 46 नंबर का देखो, लैरी पेज के साथ गूगल से की सह स्थापना, लैरी पेज के साथ सर्गी ब्रिन के द्वारा गूगल की स्थापना की गई, ठीक है। ईमेल के आविष्कारक कौन है? तो ईमेल के आविष्कारक रे टॉमलिंसन है। 47 का क्या है? रे टॉमलिंसन। क्लियर? 1978 में पहला ईमेल भेजा गया, किसके द्वारा? रे टॉमलिंसन के द्वारा, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? ईमेल का आविष्कारक बोला जाता है। सीडी का आविष्कार कौन करेगा? तो सीडी का आविष्कार कौन करेगा? जेम्स रसेल के द्वारा। इसके द्वारा डायरेक्ट यहाँ पे सीडी से डीवीडी से क्वेश्चन बनता ही बनता है ना। सीडी के लिए 700 MB का, डीवीडी के लिए 700 से मतलब 4.5 GB के आसपास रहेगा उसका, ठीक है। फिर उसके बाद क्या रहेगा? ब्लू रे 25 से 30 के आसपास रहेगा, है ना। तो इसका पूरा सीक्वेंस आपको याद रखना है सीडी डीवीडी का, ठीक है। तो सीडी का 700 MB याद रखना, डीवीडी का 4.5 GB, 4.7 GB के आसपास रहेगा, है ना। वीडियो और मूवीज जैसे बड़ी फाइलों को सुरक्षित रखने के लिए ज्यादातर क्या इस्तेमाल होता है? तो ज्यादातर किसका इस्तेमाल करते हैं अपन? डीवीडी का यूज करते हैं। वीडियो और मूवी जैसे बड़ी फाइलों को सुरक्षित करना है ना। मतलब ये लगभग 4.5 GB के आसपास रहेगा, तो डीवीडी का यूज किया जाता है, ठीक है। सीडी का कितना रहेगा? सीडी का 700 MB रहता है। फ्लॉपी का 144 MB रहता है सिर्फ, है ना। जीबी ईबी ये सब याद मत रखना। फ्लॉपी डिस्क कितना रहेगा? 144 MB रहता है। तो इस आधार पे देखो, इसमें से डीवीडी का ही सबसे ज्यादा है, ठीक है। सीडी, अब देखो लास्ट क्वेश्चन, डीवीडी की संग्रहण क्षमता सीडी से हमेशा ज्यादा होती है। सीडी का कितना रहेगा? 700 MB, ठीक है। और ये कितना रहेगा? 4.7 GB रहेगा, किसका? डीवीडी का। और ये किसका रहेगा? सीडी का। तो इस फैक्ट में देखो क्या है जी, सीडी से ज्यादा है क्या? डीवीडी का संग्रहण क्षमता सीडी से क्या है? ज्यादा है। तो यही क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा। कम थोड़ी हो रहा है भाई, समान भी नहीं है, कम भी नहीं है, समान भी नहीं है, उससे क्या है? हमेशा ज्यादा ही है, ठीक है। तो ये अमीन पटवारी का पहले सेट का पूरा अपन एमसीक्यू देखे, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को आप स्किप मत करना, जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं उस एक्सप्लेनेशन को भी स्किप मत करना। यहां से 4-5 फैक्ट जो है एक ही क्वेश्चन में, उसके अराउंड जितने भी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी बन सकते हैं, उन सारे चीज को भी एक एक करके डील किया जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। ये सीरीज कैसे लग रही है आप लोग बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, है ना। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन, अगले सेट को लेकर के। धन्यवाद।